Hello dear students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter 5 principle of inheritance and variation। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ली थी। हमने मैंडल के बारे में जाना, मैंडल के जो इन्फेरेंस थे उनके बारे में जाना। तो आज हम पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, पुनेट स्क्वायर नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक स्क्वायर जैसा एक डायग्राम हम बनाएंगे और उसमें पुनेट नाम के आर.सी. पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन है गैमेट का, जो प्रोडक्शन करते हैं पेरेंट्स, जो गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, F1 F2 जनरेशन की हम बात करते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था, मैंडल का ही जितना जो था सब वही था, लेकिन इन्होंने एक स्क्वायर के फॉर्म में एक डायग्राम बनाया। उसमें कहा कि उसमें ईजी होगा, हमें मैंडल के लॉज को उसमें पढ़ने के लिए, उसमें शो करने के लिए इजी होगा, वो उन्होंने दिया। इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो अभी पुनेट का डायग्राम हम अभी पढ़ेंगे। पुनेट का डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मैंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, या जिसे हम क्या कहते हैं, वन जीन इनहेरिटेंस। आपकी बुक में वन जीन इनहेरिटेंस दिया हुआ है। तो यानी कि हम सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस के बेसिस पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। मीन्स कि एक जीन कैसे ट्रैवल कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हम इसकी बात करने वाले हैं। और ये आप अपनी 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो ये टफ आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत ही ईजी है। वन जीन इनहेरिटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे टू जीन इनहेरिटेंस। ओके, तो वन जीन इनहेरिटेंस में हमारा जो फर्स्ट वन जीन का मीन्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। जब हम सिंगल पेयर ऑफ एलील की बात करेंगे और फैक्टर ऑफ अ ट्रेट एट अ टाइम, एक टाइम में एक जीन का जो इनहेरिटेंस है, एक टाइम में एक जीन जो ट्रांसफर होता है, उस एक कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे एक टाइम पे एक जीन का इनहेरिटेंस होता है, हम वो पढ़ेंगे, जिसे कि मैंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। मोनो मीन्स भी तो वन होता है ना, तो इसे मैंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। यानी कि मोनोहाइब्रिड, अब वन जीन इनहेरिटेंस से शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन आई थिंक मोनोहाइब्रिड क्रॉस सुन के तो आपको 10th याद आ ही गया है। 10th के जो एक्सपेरिमेंट आपने, 10th में जो लॉज आपने मैंडल के पढ़े थे, वो शायद आपको ध्यान में आ गए होंगे। तो अब ये किस में था, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था, मैंडल ने दो जनरल रूल लिए थे इनहेरिटेंस को समझने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और मतलब कि जो मैंडल के लॉ थे वो नॉर्मली मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही उन्होंने एक्सप्लेन किए थे, इजी तरीके से, इजी वे में एक्सप्लेन उन्होंने किए थे। तो इसी में फर्स्ट लॉ जो आता है उनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या। ठीक है, मैंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। तो मैंडल ने सबसे पहले एक सिंगल कैरेक्टर की बात करी एक टाइम पे। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल कैरेक्टर मीन्स हाइट की उन्होंने बात करी। अब हाइट की ही बात हम वो नहीं भी कर सकते थे, उन्होंने वो कलर की बात करते, पॉट शेप की बात करते, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे को हाइट ले रहे हैं, एक ईजी बनाने के लिए हम हाइट ले रहे हैं। नॉर्मली हाइट के बारे में सबको पता ही रहता है, या बड़ी ही होगी या छोटी होगी। मैंडल ने कहा था कि आप बीच वाली हाइट नहीं बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट आप नहीं बोल सकते हैं, या आप बोलेंगे लॉन्ग है या टॉल है, या आप बोलेंगे शॉर्ट है और ड्वार्फ है। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइट नहीं होगी, ऐसा मेंडल ने बोला, या कि या टॉल ही होगी या शॉर्ट ही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि हाइट एक हम कैरेक्टर ले रहे हैं। आप जो 7 ट्रेट मेंडल ने लिए थे ना, उन 7 ट्रेट में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाइट ही होगी, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम 7 ट्रेट्स में से कोई भी ट्रेट एक ले सकते हैं। तो उसका हर एक ट्रेट के जीन है ना, पेयर में जीन प्रेजेंट है, तो हर एक पेयर में क्या हो रहा है, हर एक पेयर जा रहा है, तो एक बार में एक जा रहा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कैसे वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह दिया। इन वन सच एक्सपेरिमेंट मैंडल कंसिडर साइज ऑफ द स्टेम। ठीक है, साइज उसने लिया था, यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस करवाया था स्टेम की हाइट के लिए।
यानी कि प्लांट की हाइट के बेसिस पे उन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेटेड करवाया एक प्योर टी प्लांट का और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट का और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट का, ठीक है। तो टॉल प्लांट जैसे हाइट के लिए कौन सी हाइट हो सकती है, एक टॉल हो सकती है और एक ड्वार्फ हो सकती है, ओके, दो ही तो हाइट होंगी ना। तो टॉल के लिए हम क्या इंडिकेट करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को। तो इसमें कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी हो गया। तो मेंडल ने कहा, मेंडल जब एफएन जनरेशन की स्टडी कर रहे थे ना, तो मेंडल ने कहा कि हम हाइट को लेके बात करते हैं और इसमें कैसे गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, एफएन जनरेशन में हमें क्या दिखने को मिल रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट्स हैं, एक मेल या फीमेल कोई भी एक पेरेंट टॉल है और दूसरा पेरेंट क्या है, ड्वार्फ है या शॉर्ट है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा मीन्स इन दोनों के बीच में जब नॉर्मली क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, सिंपली अगर हम बोले, अगर आपको समझाने के लिए, या फ्यूजन करवाया जाएगा, इसके गैमेट, इनके पेरेंट्स के गैमेट के बीच में फ्यूजन करवा रहे हैं और हम हाइट ले रहे हैं, टॉल मीन्स की कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट जिसमें कि टॉल और ड्वार्फ है, ठीक है। कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट के दो पार्ट है, फिर एक टॉल है एक शॉर्ट है, लेकिन कैरेक्टर तो एक ही की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने कहा ये पेरेंटल जनरेशन होगी, ठीक है। तो और पेरेंटल जनरेशन को पी से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि पेरेंटल, अब उन्होंने क्या किया, इसमें से सीड को कलेक्ट करवाया और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। अब जितने भी प्लांट थे ना, अब यहाँ पे को क्रॉस करवाया तो कैसे मिला, रिजल्ट क्या मिलेगा, हमने कल जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने ये क्रॉस कर ही दिया था, मैंने आपको बता दिया था इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले इनके बनते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट बन रहे हैं मीन्स इन दोनों टी में से एक ही टी तो जाएगा ना, 50% कैरेक्टर मेल के होंगे, 50% कैरेक्टर फीमेल के होंगे, और इसमें से भी जो गैमेट बना वो टी बना, है ना। तो अब हुआ क्या कि जब ये, या नॉर्मली अगर हम ऐसे, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसमें सीधे सीधे ये होगा कि जब भी क्रॉस होगा, जब भी किसी भी किसी भी कैरेक्टर के लिए आप क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले मेल और फीमेल के बीच में आप क्रॉस करवा रहे हैं और उससे क्या होगा, एक नई जनरेशन आपको मिलेगी और उस नई जनरेशन को हम क्या बोल देंगे, एफएन जनरेशन, और इसके थ्रू जो जनरेशन मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी, टी और टी, ठीक है। कुछ इसी तरीके की तो मिलेगी ना। या आपको अगर गैमेट से समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। वैसे तो गैमेट आपको बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग है, आपको नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन कौन से ट्रेड इसमें बन सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से गैमेट आपको नज़र आ रहे हैं, क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे प्योर टॉल लिख लीजिए और इसे क्या लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ पे फर्स्ट ये है हमारे पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के बीच में हमने क्या किया, पी प्लांट है, पी प्लांट के पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या बन सकता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट हमारे ये बन सकते हैं, है ना। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन सकता है। तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा ये बन सकता है, और ये है हमारी एफएन जनरेशन, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा कि ये क्या होगी, एफएन जनरेशन होगी, ठीक है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसमें एक डायग्राम आता है, आई थिंक आप कर लोगे क्योंकि आपने 10th में किया है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि दो पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस करवाया, जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया तो हमें एफएन प्रोजेनी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। कैपिटल कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं ना, हमने ऐसे किया था ना, तो बहुत ज़्यादा टफ मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए। ये देखिए ऐसे किया, तो इसके थ्रू क्या बना, फिर इसके थ्रू अब हमें पता चल गया ना, गैमेट्स हमारे ये बने थे, तो इससे हमारा फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हमें ये सभी के सभी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में अब देखिए ये भी टॉल बना, ये भी टॉल बना है, ये भी टॉल बना है और ये भी टॉल बना है। अब मैंने टॉल इनको कैसे कहा, टॉल इनको कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है डोमिनेंस। डोमिनेंट क्या होता है, अगर हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा था कि एक दो जो जीन होते हैं, यानी कि दो एलील जो होते हैं एक जीन के, उनमें क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। टॉल हाइट वाला हमेशा छोटी हाइट वाले पे क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है। यानी कि अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, भले इसके पास टॉल के लिए भी जीन है और शॉर्ट के लिए भी जीन है, लेकिन रिप्रेजेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी कि फिजिकल अपीयरेंस बाहर से दिखेगा क्या, वो
टॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस कैपिटल टी ने अपना जो कैरेक्टर है वो शो किया है, अपने आप को डोमिनेंट किया है, वो ज़्यादा पावरफुल है स्मॉल टी से अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए, ठीक है, डॉफ से। अब हुआ क्या, ये तो हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई, तो मेंडल ने देखा कि जब हमने प्योर टॉल और प्योर डॉफ का क्रॉस करवाया तो जो प्रोजेनी मिली वो सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन में तो टॉल मिली, ठीक है। फिर मेंडल ने सोचा कि मैं एक ही जनरेशन तक क्यों रहूं, मुझे तो जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस करवाना चाहिए। तो मेंडल ने कहा कि क्यों ना मैं इन्हीं के बीच में जो प्रोजेनी मिली है इन्हीं के बीच में क्रॉस करा दूं। तो मेंडल ने क्या किया, इनमें से कोई भी दो पकड़े, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब मेंडल ने जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो उनको जो रिजल्ट मिला, मेंडल ने देखा कि मेंडल को जो रिजल्ट मिला, मैं आपको शो करती हूँ, मेंडल को रिजल्ट मिला कैपिटल टी, ठीक है। मेंडल को रिजल्ट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगेन मेंडल को रिजल्ट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया था। तो अब सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन, इसे हमने बोल दिया, फर्स्ट जनरेशन को FN। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हम सिर्फ वन जीन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा। मोनो मीन्स होता है वन। हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया, हाइट के दो पार्ट होते हैं, एक टॉल होता है, दूसरा डॉफ होता है। हमने फर्स्ट जनरेशन में टॉल और डॉफ का क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन में हमें सिर्फ टॉल प्लांट मिले, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में जब हम आए तो सेकंड जनरेशन में देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, बताइए। कैपिटल टी क्या होगा, ये तो हमेशा टॉल ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर जीन हमारे पास हैं या एलील हमारे पास हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ टॉल शो किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी टॉल ही होगा। ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी टॉल है। बट मेंडल ने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसा है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ टॉल हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि ड्वार्फ है। जैसे यहाँ पे हमने 4 के लिए दिखा रखा है, 4 हमें यहाँ पे गैमेट हमने दिखाए या 4 प्रोजेनी हमने दिखा रखी है, उसमें से 1 2 3, तो 3 तो हमें क्या मिले हैं, टॉल मिले हैं, लेकिन 1 क्या मिला है, ड्वार्फ मिला है। तो यहाँ से मेंडल को आइडिया हुआ, यहाँ से मेंडल ने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए तो थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन में भी थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिस वजह से उसने क्या कर दिया, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। एक ही कैरेक्टर था जिसने खुद को रिप्रेजेंट किया, और जब नेक्स्ट जनरेशन में दोनों के बीच क्रॉस कराया तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिले। सारे कैरेक्टर मीन्स दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिले, टॉल भी और ड्वार्फ भी। आया ना इतना समझ में। तो इसमें क्या किया, क्या कहा मेंडल ने क्रॉस कराया। फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने देखा कि सारे पूरे के पूरे टॉल हैं, और सेकंड जनरेशन में मेंडल ने देखा कि सारे कुछ टॉल हैं और कुछ ड्वार्फ प्रोजेनी है। अभी ये सिर्फ उनका फिजिकल बाहर से देखने पे उनको पता चला, ठीक है। अब बात ये आई कि फर्स्ट जनरेशन में जब कोई भी ड्वार्फ नहीं था, और देखिए फर्स्ट जनरेशन की स्पेशलिटी ये कि कोई इंटरमीडिएट हाइट का भी नहीं था, बीच वाली हाइट का भी कोई नहीं था, ना बड़ा ना छोटा, ऐसा भी नहीं था, या तो वो टॉल ही था या वो शॉर्ट ही था। और F2 जनरेशन में क्या था, F2 जनरेशन में क्या हो गया, यहाँ पे को फिर से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया गया, तो सब यहाँ पे टॉल भी शो हो गए और ड्वार्फ इंडिविजुअल भी आ गया। और इनका रेशियो क्या रहा, अब देखिए अगर हम फिनोटिपिक मीन्स मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल कैरेक्टर, P फॉर फिनोटिपिक, F फॉर फिजिकल कैरेक्टर, यानी कि बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बाहर से जो दिखाई दे रहा है, बाहर से हमें क्या दिखाई देगी, हाइट ही तो दिखाई देगी, बड़ा दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। अब P प्लांट को पकड़ेंगे, उसमें उसके एलील्स और जीन तो नहीं दिखाई देंगे ना आपको, बाहर से आप यही तो देखोगे बड़ा या छोटा है। तो बस वही, तो आपको इसके बेसिस पे अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो यानी कि 3:1 हम इसे बोलेंगे ना। तो यहाँ से हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल गया, फिनोटिपिक रेशियो हमें मिल गया 3:1, ठीक है। फिर ऐसे ही मेंडल ने नेक्स्ट जनरेशन में किया, F3 जनरेशन भी किया, तो उनको सिमिलर रिजल्ट मिले, उन्हें ऐसा ही मिलने लगा। यानी कि मेंडल ने कहा कि फर्स्ट जनरेशन में कुछ तो ऐसा था, मीन्स कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, हर जनरेशन में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए उसे हेल्प करते हैं, जो आज हम जीन के नाम से जानते हैं। मेंडल ने उन्हें फैक्टर कहा था, ठीक है। उसके बाद जब आगे स्टडी करी, जब मेंडल ने आगे ऑब्जर्वेशन किए, इन एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा और ध्यान अगर जब मेंडल ने दिया, तो मेंडल ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ
फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर किस बेसिस पे, जब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के बारे में जब और जाना गया, मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में और जाना गया जो कि उन्होंने शो किए थे, तो वहां से जीनोटिपिक रेशियो भी निकाला गया। और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, चलिए मेरे को बताइए फिर। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, F2 जनरेशन में मेंडल, अब यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, तो उस एक कैरेक्टर को लेके पता चला कि फर्स्ट जनरेशन में तो सभी के सभी डोमिनेंट्स ही शो कर रहे थे, मीन्स की टॉल। लेकिन देखिए प्योर टॉल है क्या, ये प्योर टॉल है नहीं, क्योंकि एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्योर टॉल तो तब होता ना जब वो कैपिटल टी होता, या प्योर डॉफ कब होता, जब स्मॉल टी होता। तो लेकिन ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई ना, दो अलग अलग एलील हैं, भले ही वो हाइट के लिए हैं, लेकिन एक टॉल एक ड्वार्फ तो है ना, ड्वार्फ का एलील तो है, एक टॉल का एलील है, तो इसे क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस। अब आपसे क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछा जाएगा, आपसे कभी कभी क्वेश्चन बोल दिया जाएगा ना, प्योर टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया, ये क्वेश्चन इस तरीके से आगे खींचा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या रिजल्ट मिला ये बताया जाएगा, शो करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, या शो करवाने के लिए आपसे कहा जाएगा कि आप कैसे उसे शो करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो रही हमारी किसकी, हेट्रोजाइगस कंडीशन, या हाइब्रिड टॉल बोल देंगे इसे, क्या बोल देंगे, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल क्यों, जिसमें कि टॉल के भी कैरेक्टर हैं और शॉर्ट के भी कैरेक्टर हैं, तो हाइब्रिड टॉल हो गया। ये भी हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल, इनका तो सबका रेशियो सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अब देखिए, फिनोटिपिक रेशियो फिजिकल कैरेक्टर को देख के करते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर जीन्स को देख के करेंगे, यानी कि एलील्स को देख के करेंगे। तो यहाँ पे एलील्स कौन कौन से हैं, कैपिटल टी कितने हैं, 1 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, तो 1:2, और स्मॉल टी कितने हैं, डॉफ कितने हैं, 1, तो 1:2:1। तो F2 जनरेशन में जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, उसमें जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है, 1:2:1, एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 3:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, या फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर लीजिए। अगर आप कलर के बेसिस पे बोलते तो क्या ये अलग आता, बिल्कुल भी नहीं, वही आता, क्योंकि जीन्स अलग हो जाते हैं, उसके एलील्स अलग हो जाते हैं, बाकी चीजें तो वही रहती ना। तो मेंडल ने ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट पे ही किया था, मेंडल ने एक एक कैरेक्टर पे ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद उन्होंने आगे कंक्लूजन निकाला कि क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन के लिए, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए फिनोटिपिक रेशियो जो है हमेशा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 आता है, ठीक है। तो ये तो हुई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे 10th क्लास में, अभी हमने रिवाइज कर लिया। अब देखिए, फिर मैंने आपसे पुनेट स्क्वायर के बारे में भी तो कहा था ना। अब पुनेट ने इसी चीज को मैथमेटिकल तरीके से, या एक बॉक्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया। पुनेट ने कहा कि आप क्यों नहीं इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। पुनेट वाला तो ज़्यादा इजी हमारे लिए हो जाता है, जब हम ये समझ गए तो फिर यही करना है पुनेट में भी, और कुछ नहीं करना है। कैपिटल टी का क्रॉस कराया, स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैपिटल टी नहीं बोलेंगे ना, प्योर टॉल एंड प्योर डाफ का हमने क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिले, हमें गैमेट मिले कैपिटल टी। हमें जो फर्स्ट जनरेशन मिली यही मिली ना, कैपिटल टी। हम इतने नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एक ही दिखा देते हैं, ठीक है। FN जनरेशन, और इसको हमने पेरेंट बोल दिया, पेरेंटल जनरेशन, और ये FN जनरेशन। फिर उसके बाद अब इसके क्या करेंगे, F2 जनरेशन में हम आ रहे हैं, तो हमने इनके गैमेट्स बना दिए, ठीक है। गैमेट्स ठीक ऐसे ही, अब कैसे बने, यही तो गैमेट है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर देखिए, अब हम एक क्या कर देते हैं, एक स्क्वायर हम बना देते हैं, ठीक है। हमने एक स्क्वायर बनाया और इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। अब देखिए, ये कैपिटल टी यहाँ पे के लिए हो गया, ठीक है, ये कैपिटल टी। अब
ये थे ना दो, अब एक ही इसी के बीच में थोड़ी ना क्रॉस कराएंगे, पेयर में कराते हैं ना क्रॉस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जैसे हमने ये किया था। बस कुछ नहीं करना है, आपने वही करना है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये रहा एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। और हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम FN जनरेशन वालों को सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं, आपस में ही उनका पॉलिनेशन करवा रहे हैं, जैसे कि मेंडल ने किया था। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था ना, क्या करना है, कैसे करना है, कौन कहाँ क्रॉस करेगा या कौन कहाँ से कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ आपने कैसे शो करना होता है ना, कैपिटल टी, देखिए ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी एक साथ आएगा, गैमेट बनाएंगे, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग बन गया। फिर यही कैपिटल टी यहाँ, वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी यहाँ पे बन गया, है ना। तो ये भी कैसा होगा, टॉल, ये भी कैसे होगा, टॉल। फिर अब देखिए इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी लिखें, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि पुनेट स्क्वायर वाला कम टाइम भी ले रहा है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे वे में हम एक्सप्लेन भी इसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पुनेट मेंडल के लॉ के साथ साथ या मेंडल के साथ साथ पुनेट स्क्वायर को भी अप्रूवल मिला था, पुनेट स्क्वायर से भी काम करते हैं। और अभी हम इसी पुनेट के ही बेसिस पे हम यहाँ पे को काम करते हैं, पुनेट का ही हम बात करते हैं या पुनेट स्क्वायर के ही बेसिस पे हम दिखाते हैं। तो चलिए अब इससे भी रेशियो बना के देख लेते हैं, कहीं इससे अलग तो नहीं आ रहा, इसी की पढ़ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही पुनेट स्क्वायर के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, फिर फिनोटिपिक रेशियो वही तो मिला हमें, टॉल ही तो मिला हर जनरेशन में, है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखेंगे, PHENOTYPIC, फिनोटिपिक रेशियो किसका, F2 जनरेशन का। ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, ये FN जनरेशन थी। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला फिर, 1 2 3, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, तो 3 टॉल मिले हैं तो 3 और 1 डॉफ है तो 1, 3:1। और यहाँ भी हमें यही मिला था, फिनोटिपिक रेशियो 3 टॉल और 1 डॉफ मिला था ना। और ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो, अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिर जीन देखिए, इसके एलील्स देखिए, कैपिटल टी कितने हैं, एक ही तो है ना, 1। अब कैपिटल स्मॉल टी का पेयर कितना है, 2 है, 1:2। और स्मॉल टी कितने हैं, 1, तो 1:2:1। F2 जनरेशन में जो हमें रेशियो मिलता है वो कैसा मिलता है, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो मिलता है हमें 3:1। ठीक है, तो आई होप कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया होगा ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में। तो अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पता क्या चला, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग्स क्या थी, या क्या क्या रिजल्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को मिले थे, हम इसके बारे में जानते हैं। हालांकि अब तो आपको पता ही चल गया है क्या क्या रिजल्ट मिले थे। तो जो FN प्लांट है, जब हम दो पेरेंट के बीच में, दो प्योर ब्रीड के बीच में, प्योर मीन्स ये भी प्योर टॉल है और ये भी प्योर डॉफ है, तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, जो प्योर कंडीशन में प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जब हमने लिए थे, जो कि अपने आप को बिल्कुल प्योरली शो कर रहे थे, तो वो उस समय जब F1 जनरेशन मिली तो हमें सिर्फ एक पेरेंट की तरह दिखी, और वो पेरेंट क्या था, टॉल था। ठीक है, अगर हमने हाइट के बेसिस पे लिया था, और कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट हमें कंडीशन नहीं मिली। ठीक है, और साथ ही साथ इट डज नॉट मैटर विच पेरेंट प्रोवाइड मेल गैमेट एंड विच प्रोवाइड फीमेल गैमेट। ये मैटर नहीं कर रहा था कि कौन सा गैमेट मेल प्रोड्यूस कर रहा था, कौन सा गैमेट फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस कर रहा था, रिजल्ट हमेशा सेम था। मीन्स कि अगर हमने ये माना कि इस कंडीशन में हमने इसे फीमेल बोल दिया और इसे मेल बोल दिया, और सेम यही करवाया, यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, और ड्वार्फ फीमेल ले ली और टॉल मेल ले लिया, तो ऐसा नहीं कि उससे कंडीशंस चेंज हो रही है, उससे भी रेशियो जो आया सेम आया। ठीक है, और दोनों के दोनों, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट ये, पहला रिजल्ट तो ये कि FN जनरेशन में एक ही ट्रेड शो कर रहा था, और वो ट्रेड शो कर रहा था जो कि डोमिनेंट था दूसरे के ऊपर, दूसरे के इफेक्ट को छुपा दे रहा था, दूसरा वाला नहीं शो कर पा रहा था खुद को। और फिर नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि जो ट्रेड है वो दोनों के दोनों ट्रेड F2 जनरेशन में आके दिखाई दे रहे हैं ना, हमें यहाँ पे को टॉल भी दिखाई दिया और डॉफ भी दिखाई दिया। तो F2 जनरेशन में आते आते दोनों के दोनों कैरेक्टर हमें दिखाई दिए। अब उसके बाद जो कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है कैरेक्टर का, वो एक्सप्रेस जो FN जनरेशन में FN के प्लांट जो ट्रेट कर रहे हैं, 3/4 ऑफ F2 प्लांट 3/4 शो कर रहे हैं, 3:4 3/4 वो शो कर रहे हैं, यानी कि देखिए
3 टॉल और 1 ड्वार्फ शो हो रहा है ना, तो 3/4 वो शो हो रहा है। और साथ ही साथ जो कंक्लूजन फिर उन्होंने निकाला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो कंक्लूजन निकाला मेंडल ने, तो मेंडल ने कहा कि गैमेट्स ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स समथिंग, तो गैमेट्स को अपने जो पेरेंट्स से जो गैमेट आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ समथिंग वर्ड मेंडल ने यूज किया पहले, विच मेक अ कैरेक्टर अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में जाके कोई कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कहा। अब ये समथिंग, जो समथिंग उन्होंने कहा ना, मेंडल ने जो कहा कि पेरेंट के गैमेट्स के साथ समथिंग, यानी कि कुछ आ रहा है ऑफस्प्रिंग की बॉडी में, जो कि कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, एक जनरेशन में और एक दूसरी जनरेशन में, दोनों के कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, तो उस समथिंग को मेंडल ने बाद में फैक्टर कह दिया। ठीक है, और जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर थे उसके बाद डिटरमाइन किए गए सेपरेट यूनिट फैक्टर के बेसिस पे। अब मेंडल के जो लॉ हम पढ़ते हैं ना, वो 3 ही लॉ पढ़ते हैं, लेकिन एक लॉ और होता है लॉ ऑफ पेयर्ड ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ पेयर फैक्टर करके, तो वो आपका है नहीं कोर्स में और वो अप्रूव भी नहीं हुआ था, लेकिन वही पहला लॉ था मेंडल का। तो अभी जो अप्रूव्ड है वो हम वही पढ़ेंगे। और उसके बाद मेंडल ने कहा कि यहाँ पे को पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर है हर एक कैरेक्टर के लिए पेयर में। और देखिए मेंडल ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि एक ही टी रहेगा या एक ही कैपिटल टी या स्मॉल टी रहेगा, मेंडल ने कहा कि पेयर में रहेंगे हमेशा, चाहे आप कोई सा भी कैरेक्टर लें, आप कोई सा भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ले रहे हो, लेकिन जो एलील्स होंगे, जो जीन्स होंगे, हमेशा काय में प्रेजेंट रहेंगे, पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अलग अलग कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब पेयर में ही प्रेजेंट रहते हैं हर एक पेरेंट से जब ये जब इनहेरिटेड हो रहे हैं, जैसे कि हाइट प्लांट में बोला कि 2 फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। ठीक है, तो उसके बाद जब, ठीक है, मेंडल का तो ये निकल गया, मेंडल ने रिजल्ट भी दे दिया, मेंडल ने कंक्लूजन भी इसका निकाल दिया कि ये चीजें हुई। उसके बाद मैं जो आपको बोल रही हूँ कि बार बार बाद में फैक्टर को जीन बोल दिया गया, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जीन नेम किसने दिया होगा, कब दिया होगा? तो जो जीन नेम था ना, एक बॉटनिस्ट थे, जॉनसन नाम के एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म जीन यूज किया फैक्टर्स के लिए। और कब? 1909 में। मीन्स कि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ना, 1909 में इन्होंने जीन्स के फैक्टर्स के लिए जीन वर्ड यूज किया। और जो अमेरिकन जेनेटिक्स एक मॉर्गन थे, 1912 में इन्होंने शो किए, क्रोमोसोम्स में इन्होंने जीन्स शो किए। तब तक देखे नहीं थे किसी ने जीन्स, या किसी को पता नहीं था। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे मॉर्गन ने 1912 में या 1912 में जीन्स को क्रोमोसोम में देखा। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है ये। तो फिर इसी के बेसिस पे मेंडल ने अपना जेनेटिक्स का फर्स्ट लॉ, जो कि यूनिवर्सली जिसे माना गया, वो लॉ दिया। और उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ का नेम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट देखने के बाद मेंडल ने आगे कौन सा लॉ दिया? इसी के अकॉर्डिंग दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और आई थिंक लॉ ऑफ डोमिनेंस नेम सुन के आपको पता चल गया होगा, नेम से ही पता चल रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या रहा होगा या क्या मेंडल ने दिया होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा गया, ये ऊपर के कंक्लूजन को देख के मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने कहा दिस लॉ स्टेट दैट वन फैक्टर इन अ पेयर में एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। दिस लॉ states that one factor in a pair may express itself and prevent expression of the other. The factor that expressed itself was described by Mendel
as dominant factor, and the unexpressed one as recessive फैक्टर। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट करता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो ये एक फैक्टर है, यहीं से समझिए क्या कहा उसने, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि एक फैक्टर, जो एक पेयर में, वन फैक्टर इन अ पेयर, इनमें से जो एक फैक्टर है यानी कि वन जीन है, जो भी कैरेक्टर है, वो खुद को, उनमें से एक ही कैरेक्टर होगा या एक ही पेयर होगा जो खुद को शो कर रहा है। ठीक है, तो या एक पेयर में से एक फैक्टर है जो खुद को शो कर रहा है, और खुद को तो शो कर रहा है लेकिन दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है, दूसरे को शो नहीं होने दे रहा है। तो जैसे ये दो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये फैक्टर्स थे ना, इन दोनों फैक्टर में से इस कैपिटल टी ने तो खुद को शो किया लेकिन स्मॉल टी को इसने नहीं शो होने दिया होगा, तभी तो नहीं हुआ ना। अदरवाइज स्मॉल टी भी तो कोई ना कोई कैरेक्टर तो है ना उसके पास, ड्वार्फनेस की कैपेबिलिटी तो है, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर तो उसके पास है, लेकिन वो नहीं शो कर पाया। जबकि टॉल खुद को शो कर रहा है, तो इस टॉल ने क्या किया, खुद को तो शो किया लेकिन इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया, यानी कि ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को उसने शो नहीं होने दिया। तो जिसने खुद को शो किया, मेंडल ने उसे क्या कह दिया, डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट बोल दिया। और जो खुद को शो नहीं कर पाया उसे क्या बोल दिया मेंडल ने, जो अनएक्सप्रेस्ड रह गया उसे क्या कह दिया, रेसेसिव फैक्टर। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ, तो मेंडल का यहाँ पे को फर्स्ट लॉ फॉर्मुलेट हो गया, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे को निकल के आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस को दुनिया के सामने लाया गया, जहाँ पे मेंडल ने कहा था कि एक जो पेयर में हमारे एलील्स हैं उनमें से एक ऐसा होता है या एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि हावी हो जाता है दूसरे के ऊपर, खुद को शो करता है लेकिन दूसरे को वो उसके कैरेक्टर्स को नहीं शो होने देता है। तो जो खुद को शो करेगा वो डोमिनेंट, और जो खुद को शो नहीं कर पाएगा उसे क्या करेंगे, रेसेसिव। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो पुनेट स्क्वायर हमने देखा, एक स्क्वायर के फॉर्म में हम फॉर्मुलेट करते हैं, शो करते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो हम वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। वन जीन इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा मोनोहाइब्रिड प्रोसेस को कहा जाता है, यानी कि सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस की हम इसमें बात करते हैं। और हमने स्टेम हाइट ले लिया, पी प्लांट के स्टेम की हाइट के बेसिस पे हमने बात करी। हमने कहा कि हाइट या टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है ना, दो ही तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी ना हाइट हो सकती है। इंटरमीडिएट हाइट होती ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग। या आप किसी को लंबा बोलेंगे या आप छोटा बोलेंगे, बीच की हाइट है थोड़ी ना बोलते हैं ना, वैसे भी तो हम क्या बोलते हैं, लंबी है या छोटी है, लंबा है या छोटा, यही तो बोला जाता है ना। तो मेंडल ने भी बोला कि कोई भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं होगी, या लंबी हाइट होगी या छोटी हाइट होगी। इसी बेसिस पे उन्होंने प्योर टॉल, जिसके कि कैपिटल टी कैरेक्टर एलील्स होंगे प्योर ड्वार्फ के, और जिसके कि स्मॉल टी जीन्स होंगे या एलील्स होंगे, उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन में तो मेंडल ने देखा कि एक ही कैरेक्टर मीन्स कि एक ही पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में जब उनके ही बीच में सेल्फ पॉलिनेशन का मीन इन दोनों के बीच में किसी के भी बीच में क्रॉस करवा दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हैं, भले ही वो 3:1 में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाला गया। जीनोटाइप की बात करी गई, जो जीन्स के बेसिस पे मीन्स की जो इंटरनल कैरेक्टर है उनके बेसिस पे। फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे बात की गई। तो F2 जनरेशन में 1:2:1 जीनोटिपिक कैरेक्टर या रेशियो हमें दिखा, जहां से मेंडल ने आइडिया लगाया या मेंडल ने बताया कि पेरेंट से जो गैमेट आते हैं ना, गैमेट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, समथिंग उन्होंने वर्ड यूज किया था, उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा है जो कि फर्स्ट जनरेशन में भले ही खुद को शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे आके किसी ना किसी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आके वो किसी ना किसी जनरेशन में अपना इफेक्ट वो शो कर रहा है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यही वो रीजन है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट की तरह भी दिखते हैं। होता है ना, कभी कभी हम अपने ग्रैंड पेरेंट की तरह भी दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, यही तो रीजन है, क्योंकि
ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंट के पास तो दोनों के कैरेक्टर है ना, मीन्स कि अपने पेरेंट के, उनके पेरेंट के कैरेक्टर भी तो हैं पेरेंट्स के पास, तो हो सकता है वो फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हुई हो तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में वो उनकी तरह, तो इसीलिए तो हम अपने, अब कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स की तरह ना दिखे, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हम नजर आते हैं, तो यही रीजन है उसका, क्योंकि वो जीन तो था लेकिन वो जीन फर्स्ट जनरेशन में खुद को शो नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड जनरेशन में उसने खुद को शो कर लिया। ठीक है, समाव कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी जहाँ पे और हो सकता था टॉल टॉल या डॉफ के बीच में भी तो करवा सकते थे ना, तो जब हमने प्योर के फॉर्म में करवाया तो मीन्स कि अभी हमने इतना सीखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक जीन का इनहेरिटेंस लिया, 1 जीन इनहेरिटेंस हमने बोला, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1, और इसी बेसिस पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को पुनेट स्क्वायर के बेसिस पे भी किया, जहाँ पे हमें सेम रिजल्ट मिला, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही रिजल्ट में कोई डिफरेंस था, सब कुछ सिमिलर था, बस यहाँ पे क्या था स्क्वायर के फॉर्म में हमने दिखाया, जो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हमारे लिए हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि मेंडल जिन्हें फैक्टर कह रहे थे, बाद में जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट आए 1909 में, उन्होंने इसको जीन नेम दे दिया, और 1912 में मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में इन्होंने जीन दिखाए कि क्रोमोसोम मतलब इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स उन जीन्स को कैरी करके लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल का फर्स्ट लॉ तो यहाँ पे को फॉर्मुलेट हो गया, हमने पढ़ लिया और हमें समझ में भी आ गया। फिर इसी के बेसिस पे हमें दूसरा लॉ मेंडल ने और एक लॉ दिया, जिसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। ठीक है, सेकंड लॉ दिया मेंडल ने, मेंडल का जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया कि जो फैक्टर होते हैं, द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट मीन्स, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट हो जाना। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट होना, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट हो जाना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जब एक हावी हो जाता है उसे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया, और जब अलग हो जाते हैं तो उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहा जाता है, चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ। द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट each gamete receive only one factor for each character and is always pure. This is the second law of Mendel and is called the law of segregation. ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझेंगे कैसे। मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा कि जैसे आपने ये 2 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, ये 2 कैरेक्टर हमने टॉल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम समझ रहे हैं। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ हमने लिया था, तो मेंडल ने, अब इसमें भी तो गैमेट, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं ना, गैमेट फॉर्मेशन होता है। हमने कहा, हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे, चलिए हमने क्या कहा, XX और XY, हमने इस क्रोमोसोम की बात करी थी ना। तो जब एक पेरेंट से हमने क्या कहा था, एक ही तो आएगा ना, एक X आएगा और यहाँ से या X आएगा या Y आएगा, हमने कह दिया कि XY, तो क्या हुआ, ये गैमेट ही तो बने ना। ये गैमेट क्या बने, एक इन दोनों x में से एक x आया, इन दोनों xy में से एक y आया, या मान लो x आया, कुछ भी आया, तो गैमेट फॉर्मेशन तो हुआ ना, पहले गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेंडल ने यही चीज समझाई थी। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जो फैक्टर होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए जो अपने फैक्टर हैं, वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करते हैं। किया ना, सिर्फ एक फैक्टर को, सिर्फ एक एक्स को। तो ऐसे ही टी और टी में भी तो होगा, एक ही टी तो आएगा और यहाँ से भी एक ही टी आएगा, तो सेपरेट हो गए ना। कभी भी पेयर में, कभी भी ये होंगे हमेशा पेयर में, ये भी तो आगे जाके पेयर ही बनाएंगे, अब कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। लेकिन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, हर एक गैमेट क्या होगा, हर एक पेरेंट से एक गैमेट रिसीव होगा। ठीक है, सिंगल गैमेट रिसीव होगा और वो हमेशा प्योर फॉर्म में। अब कैपिटल टी आएगा तो कैपिटल टी प्योर होगा, स्मॉल टी होगा तो कैपिटल, ये प्योर होगा। अब आप कह रहे होंगे हमेशा कैपिटल टी क्यों, चलिए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें भी कराएंगे तो इसमें तो कैपिटल टी ही आएगा, इसमें भी जो आएगा वो तो अपने लिए प्योर होगा ना, भले कैपिटल टी आए वो प्योर होगा, भले इसमें से स्मॉल टी आए वो प्योर होगा, और आगे जाके कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो हो सकती है ना। तो इसमें भी क्या होगा, मान लो यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है
अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वैसे तो पॉसिबिलिटी क्या है, हमेशा कैपिटल टी ही आएगा, पॉसिबिलिटी तो यही है ना, क्योंकि डोमिनेंट तो यही होता है, खुद को तो यही शो करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी आएगा। और यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी आएगा। टॉल टॉल है तो बच्चा भी उनका टॉल ही होगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी चेंज भी हो सकता है, शॉर्ट भी तो हो सकता है ना, वो तो अलग कंडीशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बस इतना ही है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझना है तो इतना समझिए कि जो पेरेंट्स हैं, इनमें जब गैमेट, मतलब कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, बॉडी में जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे जो गैमेट्स हैं वो सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करते हैं, ये एक कैप फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर, तो यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, मतलब कि सेपरेट हो जाते हैं, ये जो दो फैक्टर हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करता है। अब उस हिसाब से रिसीव करेगा, कौन सी कंडीशंस उसमें रही होंगी, कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैसे हम करें इसका एग्जाम्पल, कैसे आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में आते, प्योर फॉर्म में सेग्रीगेट होते हैं, तो इसी बेसिस पे इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या होता है, तो आप कहोगे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और स्पोर भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ये कंफ्यूजन तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें आपको हुआ होगा, फिर भी हम एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्रॉस करवाया, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और हम मोनोहाइब्रिड के ही बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी तो एक ही कैरेक्टर की बात करेंगे ना, एक ही कैरेक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना, इसमें एक क्रॉस लिया गया, एक गिनी पिग जो होता है उसके बीच में क्रॉस कराया गया। चलिए अब हम बहुत हाइट वाला बहुत हो गया, तो अब हम कलर के बेसिस पे क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो दो पिग हमने, गिनी पिग हमने लिए, एक तो क्या लिया, प्योर ब्लैक लिया, दूसरा प्योर व्हाइट लिया। तो प्योर ब्लैक के लिए हमने कहा कि हम कैपिटल बी लेते हैं, और प्योर व्हाइट के लिए हम स्मॉल बी लेते हैं। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है ना, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, और जो रेसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। ये हमारा किसके लिए है, ब्लैक के लिए है, और ये किसके लिए है, व्हाइट के लिए। तो इससे आपको क्या पता चला, हमेशा ब्लैक डोमिनेंट होगा ओवर व्हाइट, व्हाइट के ऊपर हमेशा डोमिनेंट होगा ब्लैक। यानी कि कभी अगर ऐसी कंडीशन आ रही है ब्लैक और व्हाइट के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ब्लैक ही अपियर होगा, ठीक है। तो यही आपको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा गया कि चलिए यहाँ पे बोल दिया, दो इक्विपमेंट हमने ले लिए, बी रिप्रेजेंट, कैपिटल बी रिप्रेजेंट स्टैंड करता है एलील डोमिनेंट के लिए, ब्लैक कलर के लिए, एंड स्मॉल बी फॉर द एलील ऑफ रेसेसिव व्हाइट कलर। तो अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा ना गैमेट फॉर्मेशन में। अब हमने लास्ट चैप्टर में हमने सब पढ़ रखा है, थर्ड चैप्टर में गैमेट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होगा, जो कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होगा, इसमें जीन्स का सेपरेशन होगा। तो जो दो एलील है, ब्लैक कलर के जो दो एलील हैं, तो क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग तो हो जाएंगे ना, कैपिटल बी अब ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे स्मॉल बी ये अलग अलग हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। इसमें से एक ही ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि आगे जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, ये तो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, पेरेंट्स हो गए। तो इसके पास क्या है, इसके पास अब ये स्पर्म से ही तो जाएंगे ना बेटा, ये जो ब्लैक कलर होगा ये भी स्पर्म से जाएगा, ये व्हाइट कलर जो होगा ये फीमेल पेरेंट है तो ये एग से जाएगा, ठीक है। ये हमने बोल दिया स्पर्म है और ये एग है, ठीक है। अब दो एग दो स्पर्म तो नहीं ट्रांसफर होंगे ना कभी, एक ही स्पर्म या एक ही गैमेट तो ट्रांसफर होगा ना। तो अब हमने कहा कि चलिए ये दोनों ही गैमेट क्या हो गए। अब देखिए सेम कंडीशन यही वाली आएगी हमारे पास कि हमारा डायग्राम भी सेम ऐसे ही बनेगा, हमारा रेशियो भी सेम ऐसे ही निकलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, बस आपने इतना ही समझना है, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना इनके बीच में, यहाँ पे को क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ब्लैक और व्हाइट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं, आपने कहा कि अब देखिए गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया ना, इन दोनों कैपिटल बी में से एक ही बी तो जाएगा, इन दोनों स्मॉल बी में से एक ही स्मॉल बी तो जाएगा ना इसमें। तो यहाँ पे इसने क्या शो किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी,
ये क्या है हमारा FN जनरेशन। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कौन सा लॉ देखने को मिला फिर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट अलग हो गए, बी ये अलग हो गया, ये अलग, यहाँ पे 4 गैमेट बन गए ना, इसमें से एक ही जाएगा, एक पेरेंट से एक ही गैमेट जाएगा, एक पेरेंट से एक ही गैमेट जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी है, हम ऐसे दिखा रहे हैं। और ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ बी ब्लैक कलर को ही शो कर रहा है। ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये सभी ब्लैक। अब फिर वही, अगर F2 जनरेशन में आप क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए आपने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो इसके गैमेट क्या क्या बन जाएंगे, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, इनके बीच में क्रॉस होगा। अब इसमें से या ये आएगा या ये आएगा, यही तो आ सकता ना, या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या, तो कंडीशन वही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सबके सब ऐसे क्रॉस करते हैं, ये सिर्फ कंडीशन है कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है, या तो ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन इन दोनों का होगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल B, या इसका और इसका होगा तो ये कैपिटल B स्मॉल b बना सकता है। ये इसके साथ होगा तो ये कैपिटल B स्मॉल b और स्मॉल b। तो ये फिर से हमें यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दिखा, जब गैमेट सेग्रीगेट हुए, जब गैमेट अलग अलग हुए। और यहाँ पे हमें फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख गया। कैसे दिखा, यहाँ व्हाइट, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक और यहाँ भी ब्लैक, ठीक है। ये इसने ब्लैक दिखाया ना, स्मॉल b होने के बावजूद भी इसने ब्लैक कलर दिखाया, तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, जो गैमेट है अपने पेरेंट से सिर्फ एक ही फैक्टर को लेते हैं, एक ही एलील को लेते हैं, तो उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल दिया जाता है, या स्पोर्स बोल दिया जाता है। और उससे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है, ठीक है। और किसके बेसिस पे हमने पढ़ा, ये 1 जीन इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, सिर्फ एक जीन के बेसिस पे, एक एलील के बेसिस पे हमने इसमें बात करी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये आपने एक बार रिवाइज करना है, एक बार रिकॉल करना है अपनी क्लासेस को जो आपने पहले भी पढ़ी थी, और बुक निकालिए, बुक से पढ़िए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 जीन इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।